हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली लास्ट में रेस में तेज दौड़ने वाले बच्चों के लिए है। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज द मोस्ट ड्रेडेड मोस्ट fearful chapter of class 10th life processes of science and which is a long one. So हम इसको previous year questions के साथ revise करेंगे. So let's go ahead. So before we start the previous year questions, let us talk about just the basic of the chapter life processes. So living और non living में क्या फ़र्क है? हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है क्या चीज़ living है और क्या चीज़ नॉन लिविंग है. सो लिविंग वो जो सारे लाइफ प्रोसेसेस को फॉलो करेगी एंड नॉन लिविंग वो विच डज नॉट फॉलो द लाइफ प्रोसेसेस. और लाइफ प्रोसेसेस वो होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टू कीप वन लिविंग. एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो जो भी प्रोसेसेस करने पड़ते हैं डे टू डे लाइफ में, दीज आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. सो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स न्यूट्रिशन, जिसको हम बेसिक उसमें डाइजेशन भी बोल देते हैं. सो न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म मिला के हम डाइजेशन बोल देते हैं. देन वी हैव रिप्रोडक्शन जो आपके सिलेबस में नहीं है. वी हैव एक्सक्रीशन विच इज देयर इन योर सिलेबस. देन वी हैव रेस्पिरेशन एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, और इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं. सो बेटे नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, जो आपके चैप्टर में दिया गया है in a little detailed form. So we'll just revise it with the previous year questions. So beta nutrition क्या है? This definition has been asked many a times in your CBSE board exams. So nutrition सबसे important जो चीज़ है, it is a process. किस चीज़ का प्रोसेस है? जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं उन सब को चलाने के लिए we need nutrients. So उस प्रोसेस of taking the न्यूट्रिएंट एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेसेस. हमने जैसे बात की कि ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, इन सब लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कौन देगा? वो न्यूट्रिएंट देंगे. सो दैट प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. अब इसमें एक और टर्म निकल के आई विच इज न्यूट्रिएंट. तो अब न्यूट्रिएंट क्या है बेटे? सो न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस. जैसे हमने उसको बोला प्रोसेस, तो इट इज अ सब्सटेंस. जो चीजें जो सारे सब्सटेंस हमें उस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट. एंड देन सारे न्यूट्रिएंट जिस फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं, जिस फॉर्म में हम अंदर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फूड. फूड वो सब है जो आप डेली खा रहे हैं. सो फूड इज ऑल्सो अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जितने भी न्यूट्रिएंट हमने बात की है वो सब न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं फूड. सो फूड में जो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमने उनको डिवाइड किया हुआ है: एनर्जी फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड रेगुलेटिंग फूड्स. एनर्जी फूड्स वो हैं जो मेनली हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, विच आर अवर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. एंड देन वी हैव बॉडी बिल्डिंग फूड्स. आपने देखा है जितने भी बच्चे जिम स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बिकॉज टू बिल्ड द मसल्स वी नीड प्रोटीन. वो प्रोटीन या तो आप अपने फूड में लीजिए, एंड इफ नॉट इन फूड देन दे गो फॉर सप्लीमेंट्स. ओके. एंड द थर्ड आर रेगुलेटिंग फूड्स. तो रेगुलेटिंग फूड्स में हमारे आते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस को, उनकी साइकिल्स को, उनकी रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. So let's revise this chapter quickly with the previous year question, and the first question is differentiate between autotrophs and heterotrophs and give examples of each. So बेटा जितने भी examples आपकी NCERT की बुक में दिए गए हैं, those are really really important. So nutrition के basis पे organisms को हमने 2 में divide किया है, autotrophic and heterotropics. auto से अपने आप पता लग रहा है जो अपना खाना खुद बना लें. सो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉपिक्स में कौन कौन आएंगे? ऑल द ग्रीन प्लांट्स. ओके. सो वी नो द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक्स वेरी नाइसली, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, एंड देन वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक. सो हेट्रोट्रॉपिक में क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक में आता है हमारे ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड. तो उसमें भी हमारे हाउ आर दे कंज्यूमिंग, उसके बेसिस पे हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है. वन इज सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं बेटे?
ये अपनी बॉडी से एंजाइम बाहर सिक्रीट करते हैं, उसको बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और उस डाइजेस्टेड फूड को फिर अंदर लेते हैं। इसमें हमारा आते हैं ब्रेड मोल्ड्स, फंगाई एंड यीस्ट एंड मशरूम, जितने भी टाइप के फंगाई हमारी होती है मेनली, दिस कम्स अंडर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक से सिर्फ आपको एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए, दैट द डाइजेशन इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, और बाहर से जब डाइजेस्ट हो जाता है मटेरियल उसके बाद वो आता है अंदर। नेक्स्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक हम लोग आई थिंक बाय 10th हमें पता है व्हाट इज अ पैरासाइट। पैरासाइट वो है जो अपनी लाइफ पे औरों के लिए डिपेंड और किसी पर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए, उसके उनसे वो फूड लेता है। सो टॉकिंग अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बहुत देखे हैं एग्जाम्पल्स इसके जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं। वी हैव कुस्कुटा। कुस्कुटा इज अमर बेल, जो आपने काफी प्लांट्स में देखा है, उसके चारों तरफ एक बेल होती है एंड दैट टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मेन प्लांट। तो कुस्कुटा इज वन एग्जाम्पल। देन वी हैव प्लाज्मोडियम, देन वी हैव लाइस, टिक्स एंड टेपवॉर्म्स। टेपवॉर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, लाइस हमारे हेयर में हो सकती है अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, टिक्स वगैरह हमारे एनिमल्स पे भी हो सकते हैं, एंड देन टेपवॉर्म्स आर इनसाइड अवर इंटेस्टाइन। देन वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमने बात की सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जहां पे जो डाइजेशन था वो बाहर ले रहा था, अब सिमिलरली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो डाइजेशन है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। सो ऑल द डाइजेशन विल अकर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक। सो मेजरली ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी एनिमल्स इसी में आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको भी हमने 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। वन इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं काइंड ऑफ वेजिटेरियन जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। देन वी हैव कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। एंड देन वी हैव ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा सकते हैं। ओमनी इज एवरीथिंग, ओके। सो ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Write the balanced chemical equation involved in the process of photosynthesis. And the third question is about stomata. Stomata remain closed in desert plants during daytime. So how do they do their photosynthesis? So all these questions I have clubbed together which are of photosynthesis. And photosynthesis beta किन में होता है? Photosynthesis is a mode of So I have clubbed all the 3 questions which are related to photosynthesis, and photosynthesis is a really important process otherwise to live also and from your exam point of view also. So जैसे हमने बात की थी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। तो वो ऐसा कैसे करते हैं? एंड वी टॉक्ड अबाउट द ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में ऐसा क्या पिगमेंट होता है जो इस चीज को करवा पाता है? So the process that is responsible for making of food in autotrophic plant is photosynthesis. So photosynthesis is a process of synthesizing using light. Photo means light. तो मतलब light को use करके हम कुछ synthesize करेंगे। So क्या हम synthesize करेंगे and how will this happen? And this reaction has been asked time and again, and this is really important reaction. So the carbon dioxide and water, they combine in the presence of sunlight and with chlorophyll in the leaves, and they form glucose C6H12O6, and oxygen is released during this process and water vapors are also released during this process. So the reaction of photosynthesis you should know by heart, and it should be a balanced one. So 6 of CO2 plus 12 of H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will make glucose, which is C6H12O6, and oxygen will be released and water vapors will be released. So अगर हम बात करें तो कौन सी गैस अंदर गई है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज आउट कौन सी हुई है? ऑक्सीजन. So with the mode of nutrition it is, this one more important thing is happening, the carbon dioxide is being converted into oxygen, और oxygen की importance हम सब जानते हैं. So if we summarize the process photosynthesis,
it can be summarized into 3 points which are given in your NCERT and which are very important. If the process of photosynthesis is being asked, you just have to write this equation and these 3 points to summarize the process of photosynthesis. So first of all, what is happening? सनलाइट की हमने बात की, तो सनलाइट आ रही है हमारी और लीव्स पे आ रही है या ग्रीन स्टेम पे आ रही है, उनके अंदर कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल. तो सनलाइट इज कमिंग ऑन द लीव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लीव्स आर एब्जॉर्बिंग द सनलाइट. So absorption of light energy by chlorophyll, this is the first process that is happening. Then the light energy is being converted into chemical energy. जो दूसरी रिएक्शन हमारी हो रही है, वो जो लाइट हमने एब्जॉर्ब करी है, that will be converted into the chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Okay, now the third point is रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमने देखा था कि इस साइड कौन से थे, ऑन द रिएक्टेंट साइड कौन था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल नाउ बी रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज. सो द थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का मतलब है बेटे ग्लूकोज. सो लेट्स क्विकली समराइज इट अगेन. Absorption of sunlight by the leaves, we can say it chlorophyll or chloroplast. Then the conversion of light energy into the chemical energy and splitting of water, जो हमारा H2O है बेटा, that will split in hydrogen and oxygen. Okay. And the third process that is happening is reduction of carbon dioxide into the glucose. Okay. So हमें क्या चाहिए था? Glucose, and glucose has been formed. So this is the answer of the question photosynthesis. अब जो photosynthesis है बेटा, उसमें हमने बात की that there will light energy coming and then there will be carbon dioxide entering the leaves. तो वो कैसे होगा? That occurs through the stomata. Stomata क्या होते हैं बेटे? Stomata are the pores. हमारी जो लीव्स होती हैं उनके स्पेशली नीचे वाले सरफेस पे आप जब देखते हैं, जस्ट स्मॉल 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 डॉट्स. वो डॉट्स क्या हैं? वो पोर्स हैं. उन पोर्स से क्या होगा? दैट पोर्स इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें अंदर चाहिए क्लोरोफिल के साथ, एंड देन जो ऑक्सीजन फॉर्म होगी वी नीड टू सेंड इट आउटसाइड. सो स्टोमेटा आर द पोर्स. और इस पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करेगा? दैट आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. ये जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं इन दिस डायग्राम, दीज आर गार्ड सेल्स विच विल गार्ड द स्टोमेटा. किसको गार्ड कर रहे हैं ये? दे आर गार्डिंग द स्टोमेटा. और स्टोमेटा वो पोर है. अदरवाइज क्या होगा? ऐसा तो नहीं है इस पोर से सिर्फ गैस जा सकती है, द वाटर कैन ऑल्सो मूव आउट थ्रू इट. तो अगर जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं, ऑलरेडी वाटर की कमी है उनके पास, और अगर ये स्टोमेटा ओपन होंगे, सो द वाटर दैट इज ऑलरेडी डेफिशिएंट वो उन पे वेपराइज हो जाएगा. सो स्टोमेटा ओपन कब होंगे? जब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो क्या होगा? हमारे गार्ड सेल्स में बहुत सारा वाटर आ जाएगा एंड दे विल स्वेल अप. तो क्या होगा? गार्ड सेल्स जब स्वेल अप होंगे तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा एंड स्टोमेटा विल ओपन. और जैसे ही वाटर की कमी हो जाएगी तो जितने भी हमारे गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? उनका पानी कम होता चला जाएगा एंड दे विल श्रिंक. एंड जैसे वो श्रिंक होंगे सो अवर स्टोमेटा विल गेट क्लोज्ड. तो वो हमारे बंद हो जाते हैं. सो व्हाट हैपन्स इन डेजर्ट प्लांट? एक स्पेशल क्वेश्चन है कि डेजर्ट प्लांट्स दिन में तो अपने स्टोमेटा खोल नहीं सकते हैं और सनलाइट तो दिन में ही होती है. सो हाउ डू देयर फोटोसिंथेसिस? तो वो कैसे करते हैं बेटा? दे जस्ट टेक द लाइट एनर्जी इन द डे टाइम और वो कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, नॉट द ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज बनाने के लिए वी विल नीड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अभी आ नहीं सकती है बिकॉज पोर्स क्लोज्ड हैं. सो क्या होगा? लाइट एनर्जी विल कम इन द डे टाइम, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब रात होगी, जिस टाइम वेपराइजेशन नहीं हो सकता है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता है लीव्स में से, सो द स्टोमेटा विल ओपन एट दैट टाइम एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल गो इन and glucose will be formed at that time. So that is how it happens in the desert plants. The next question is, explain with the help of neat and well labeled diagrams the different steps involved in the nutrition of amoeba. आपकी NCERT की बुक में अमीबा को एक स्पेशली प्लेस दी गई है, एक डायग्राम उनका दिया गया है कि how does amoeba do its digestion.
सो विद अमीबा एक लाइन उन्होंने पैरामेशियम की भी लिखी है. सो आई हैव गिवन द डायग्राम ऑफ पैरामेशियम ऑल्सो. सो द फर्स्ट वन इज अमीबा. सो दीज बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड नेक्स्ट इज पैरामेशियम. सो अमीबा में बेटा, अमीबा में डिटेल में पढ़ना है. पैरामेशियम आई जस्ट लेट यू नो इन अ लाइन. अमीबा में क्या होता है बेटा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है और इसी शेप को हम बोलते हैं अमीबॉइड शेप. कि अभी एक प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ निकला हुआ है एंड विद सम टाइम व्हाट विल हैपन, अभी एक प्रोजेक्शन यहाँ है, विद नेक्स्ट मूवमेंट दिस प्रोजेक्शन नीचे जा सकती है. तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनमें बदलते रहते हैं. सो अमीबा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. उसके बाद क्या होगा, सपोज एक फूड यहाँ पे आया है, ठीक है. अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे, इसको अपने पास ले आएंगे और जो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को और ज्यादा बेंड करके इनका बना लेंगे सूडोपोडिया. ठीक है, पोडिया फिंगर्स ही होती हैं, सूडो मतलब झूठी. सो नॉट द रियल फिंगर्स बट सूडोपोडिया. ओके, तो सूडोपोडिया बना लेंगे और जैसे ही ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी दोनों फिंगर्स, सो द फूड विल कम इनसाइड. और जैसे ही वो इनसाइड आ जाएगा फूड पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, विच इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टर्म. एंड देन दिस फूड विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड. ओके, सो अमीबा में कोई एंट्री पॉइंट फिक्स नहीं है. जैसे हमारा माउथ फिक्स है, वी कैन ओनली टेक फूड फ्रॉम अवर माउथ. अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है. अमीबा को अगर इस साइड फूड पार्टिकल आ गया तो इधर सूडोपोडिया बन जाएंगे, अगर इधर फूड पार्टिकल आ गया तो इधर सूडोपोडिया बन जाएंगे, इधर आ गया तो इधर बन जाएंगे. आई मीन टू से चारों तरफ फूड पार्टिकल्स आ सकते हैं और ये अपने सूडोपोडिया बना सकते हैं. और वो सूडोपोडिया कैसे बनाएंगे, उस फूड वैक्यूल के दोनों तरफ से उसको एनक्लोज कर लेंगे और जैसे ही फूड पार्टिकल को वो एनक्लोज कर लेंगे तो एक अंदर एक वैक्यूल सा बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल. तो अगर अमीबा का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू हैव टू स्पेसिफिकली लेबल सूडोपोडिया एंड फूड वैक्यूल. ये दोनों लेबल करना इंपॉर्टेंट है. देन वन लाइन इज रिटन अबाउट पैरामेशियम ऑल्सो कि इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट फिक्स है. दिस इज द एंट्री पॉइंट. इसमें एक एंट्री पॉइंट फिक्स है. ऐसे अमीबा की तरह ये हर चारों तरफ से नहीं ले सकता है. सो पैरामेशियम हैज अ फिक्स्ड एंट्री पॉइंट. दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड दिस इज द एग्जिट पॉइंट. सो पैरामेशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट इसकी शेप भी फिक्स्ड है. इसको हम बोलते हैं स्लिपर शेप्ड. सो इसकी शेप फिक्स है एंड विद द शेप उसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट भी फिक्स है, जो कि अमीबा में नहीं है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक दैट रिलीज secretions फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. Write the three components of secretion that are released by these glands. State the location and function of gastric glands. State the role played by the following in the process of digestion: trypsin and lipase. And then we have one MCQ. Most of the digestion and absorption of the food take place in which part of our digestive system? List two functions of finger-like projections present in the small intestine. Draw the label diagram of human digestive system. So all the questions that we talked about are of human digestive system. एक तो बड़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन about draw the diagram of human digestive system, and then we can have small questions of peristaltic movement, of stomach, of intestine, of small intestine, of liver, of pancreas. So we will be talking about all these in the human digestive system. सो बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, वी हैव एन एलिमेंट्री कैनाल. एक कैनाल है, एक रास्ता है जहाँ से जो फूड का इंटेक हम लेंगे और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो निकलेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. और क्या होंगे इसके अंदर, वी हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. जो ग्लैंड्स हैं हमारे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगे. सो ये दो चीज़ें हैं एंड दीज टू मेक अवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो वी विल नॉट गो इन वेरी डेप्थ बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर एंड जो इतना आपकी बुक में दिया है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाएंगे. तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज, आपने एक फूड को देखा और उसको देख के आपके मुंह में पानी आया. वी कॉल इट पानी बट दैट इज एक्चुअली सलाइवा. और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज.
सो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है बेटा, दैट डाइजेस्ट्स द स्टार्च। सो सलाइवरी अमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम जो फूड पे एक्ट करता है और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन पहले स्टार्ट होता है, सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं बात करूं कि कौन सा एंजाइम सबसे पहले सिक्रीट होता है, दैट आंसर इज सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सो इन अवर ओरल कैविटी, हमारे ओरल कैविटी के आसपास बहुत सारे डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। वी हैव डिफरेंट ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, जो आपकी बुक में अभी मेंशन नहीं है। सो दीज ग्लैंड्स दे सिक्रीट एंड ऑल टुगेदर जो सिक्रीशन है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। उसका काम एक तो डाइजेशन को स्टार्ट करना है, दूसरा उस काम का उस फूड को लुब्रिकेट करना है। आपने देखा है जितनी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग से बनी हुई है। कई बार तो गोलगप्पे खाते हुए भी मुंह में चुभ जाते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन्स। ओके, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए लुब्रिकेशन, और वो लुब्रिकेशन मिलेगा हमें सलाइवा से। सो सलाइवा हैज टू फंक्शंस ऑफ डाइजेशन एंड लुब्रिकेटिंग द फूड। फिर हम उस फूड को च्यू करते हैं, एक बॉल बनाते हैं, एंड दैट एंटर्स इनटू द ईसोफेगस विच इज कॉल्ड एज द फूड पाइप। सो बेटा एक वो बॉल की फॉर्म में हो जाता है। सो लेट्स, इफ आई जस्ट ड्रॉ वन डायग्राम फॉर यू। सो सपोज दिस इज द फूड बॉल जो अब हमारे ईसोफेगस में आ गई है। ओके, तो हमारी ईसोफेगस जहाँ पे फूड बॉल है वहाँ पे वाइडन अप हो जाएगी, और नीचे की हमारी ईसोफेगस है वो जो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। नाउ दिस फूड बॉल विल मूव डाउन। सो व्हाट विल हैपन, ऊपर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसको पुश करेंगे नीचे, और जो नीचे की मसल्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगी। ओके, सो दिस फूड हैज नाउ शिफ्टेड डाउन। अब इससे नेक्स्ट में क्या होगा, जो ऊपर की मसल्स हैं वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड द फूड विल मूव मोर डाउन, एंड देन इन द नेक्स्ट ऊपर की और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो दिस रिदमिक मूवमेंट, क्योंकि एक रिदम में होनी चाहिए, अगर जब ऊपर की को कॉन्ट्रैक्ट करना है वो नीचे की को रिलैक्स करना है, अगर वो रिदम उनमें आपस में नहीं होगा तो ये फूड नीचे पुश नहीं होगा। सो दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू पुश द फूड डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। वैसे हमारी ऑलमोस्ट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस होती है, बिकॉज वी हैव टू कीप पुशिंग द फूड डाउन। सो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मेजरली ईसोफेगस में उन्होंने बात की है, दैट द फूड नीड्स टू बी पुश डाउन, और उसको पुश डाउन करने के लिए हमें मसल्स को एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, एंड दैट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। एंड द नेक्स्ट इज स्टमक। आपको पास स्टमक के इतने सारे क्वेश्चंस थे, और स्टमक में बातें सिर्फ 3 ही हैं कि स्टमक में कौन सी 3 चीज़ें रिलीज होती हैं और कौन से सेल्स उनको रिलीज करते हैं, बस बार बार क्वेश्चन इन्हीं पे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स जो स्टमक में हमारा रिलीज होता है, तो पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब HCl क्यों होता है, HCl एसिड होता है, आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा। सो आवर स्टमक हैज एसिडिक सिक्रीशंस, और वो एसिडिक सिक्रीशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द पेप्सिन। इफ आई टॉक ऑफ पेप्सिन, जो पेप्सिन है, पेप्सिन हमारा डाइजेस्ट कराता है बेटे, पेप्सिन हमारा डाइजेस्ट कराता है प्रोटीन को। सो पेप्सिन जो है हमारा इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसको एक्टिव कराने के लिए वी नीड HCl। HCl इसको एक्टिव करा सकता है, एंड दिस इज अवर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। सो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ बेटे, इन द स्टमक। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेल इज अबाउट द पेप्सिन, एंड पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय विच सेल्स, ये एक क्वेश्चन आता है हमारा बार बार। सो पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल्स। द नेक्स्ट थिंग इज जो सिक्रीट होता है वो होता है हमारा HCl। HCl इज सिक्रीटेड बाय पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल्स हमारा HCl सिक्रीट करते हैं, एंड द थर्ड थिंग दैट इज बीइंग सिक्रीटेड इज म्यूकस। म्यूकस किस लिए सिक्रीट हो रहा है बेटा, म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय म्यूकस सेल्स। क्यों सिक्रीट हो रहा है, बिकॉज जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक को ही ना डाइजेस्ट कर जाए, इसलिए वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर स्टमक, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर हो जाती है। सो दीज आर द 3
things that are being secreted in the stomach, and these are the cells that secrete these things. This is being asked time and again. इसको आप 5 star mark कर लीजिए. So and the next is small intestine now. So after the food goes out of the stomach, it enters into the small intestine. और small intestine के different parts होते हैं, duodenum, jejunum and ileum, which are not mentioned in your book, so we will not go in so much of depth. स्मॉल इंटेस्टाइन पे बहुत सारे MCQs हैं, जिसमें से एक मैंने आपको दिखाया. मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है एलिमेंट्री कैनाल में. कंप्लीट डाइजेशन या डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम आते हैं? पैनक्रियाटिक एंजाइम, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड जो हमारा मेजर एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? दैट ऑल्सो अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब है तो स्मॉल एंड यू हैव सीन कितने सारे काम हैं इसके. सो लेट्स बिगिन वन बाय वन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. So we just have liver and then this is the stomach. डायग्राम बेटा पीछे वाले से रेफर कर लेना, विच आई हैव टेकन फ्रॉम द NCERT. और इसके यहाँ पे वी हैव पैनक्रियाज. सो दिस इज पैनक्रियाज, दिस इज लिवर, and then we have small intestine. So बेटा what happens is, जो हमारा small intestine है, suppose इसमें secretion कहाँ से आ रहे हैं? One secretion is coming from the liver and this secretion is called as bile juice. और bile juice में हमारा क्या होता है? We have bile salts. और जो ये बाइल सॉल्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं? ये हमारे लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को इस पर अगर बाइल सॉल्ट्स एक्ट करते हैं तो ये स्मॉलर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. सो व्हाट डज द बाइल जूस डू? तो बाइल जूस के अंदर होते हैं बेटा बाइल सॉल्ट्स, और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं. बिकॉज अदरवाइज द एंजाइम्स, जो मेन हमारा फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज. जो लाइपेज है वो उन पे एक्ट नहीं कर सकता है अनलेस दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. तो वो स्मॉल में ब्रेक कौन करता है? द बाइल सॉल्ट्स. उसके बाद जो सेकंड सिक्रीशन है बेटा वो है पैनक्रियाटिक. तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस आते हैं हमारे, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं. और कौन कौन से सिक्रीशंस आते हैं? वी हैव लाइपेजेस. लाइपेजेस जो मैंने आपको बात करा कि दे विल डाइजेस्ट द लिपिड्स और फैट्स. नेक्स्ट वी हैव ट्रिप्सिन. ये है हमारा फूड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अगेन. सो ट्रिप्सिन इज देयर, लाइपेजेस आर देयर एंड देन अमाइलेजेस, न्यूक्लियसेस, RNAs, DNAs, सारी डाइजेशन बेटा जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूस में होती है. ठीक है. एंड द थर्ड सिक्रीशन दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज इज, आई विल टेक अ न्यू स्लाइड फॉर दैट, इंटेस्टाइनल जूस. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वही जूसेस को सिक्रीट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस. सो जो हमारा इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइनल में जूस होता है दैट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द फूड, और जो मेजर एब्जॉर्प्शन हमारा है दैट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. ओके. सो इफ आई टेल यू दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर अकर्स मैक्सिमम डाइजेशन, the length I told you सबसे बड़ी होती है in our alimentary canal, but there is one more thing, the length of the small intestine varies from different organism to different organism. जो हमारे सेलुलोज ईटिंग या ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, बफेलो एंड ऑल, उनमें हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबा होता है बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए. एंड अगर मैं बात करूं जो कार्निवोर्स होते हैं जिसमें हमने बात की दैट दे ईट द एनिमल्स, सो एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वी जस्ट डू नॉट नीड सो बिग स्मॉल इंटेस्टाइन. तो उनमें जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, बाइल जूसेस एंड इंटेस्टाइनल जूसेस. सो ये तीनों मिलके हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करा देते हैं. सो इसके अलावा और क्या है दैट इज हैपनिंग?
एब्जॉर्प्शन, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज एब्जॉर्प्शन? जो एब्जॉर्प्शन है बेटा हमारी वो मेजरली इसी में हो जाती है। तो हमने एक क्वेश्चन में बात की थी कि द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज विलाई। उनसे क्या होता है बेटा, जितनी भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनसे हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। व्हाट विल हैपन? इंक्रीज सरफेस एरिया। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डाइजेशन वाला एरिया बढ़ जाएगा। So we have small finger-like projections in the small intestine which are called as villi, and they increase the surface area for action of absorption, okay, and also intestinal secretion के लिए. So this almost completes our human digestive system. If I show you this diagram, it has shown tongue, oral cavity, then it has shown the esophagus which enters the stomach. So we have to draw the stomach on the left side, and उसी के पैरेलली ऑपोजिट साइड पे हमें शो करना है लिवर। लिवर में एक छोटा सा पाउच हमें बनाना है विच इज़ गॉल ब्लैडर। तो जितना भी बाइल सिक्रीट होता है लिवर से वो पहले सेव होता है गॉल ब्लैडर में, स्टोर होता है फॉर सम टाइम, एंड एज द रिक्वायरमेंट अकर्स वो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। सो द गॉल ब्लैडर से हमें ड्रेन करना है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिमिलरली जो मैंने आपको बताया था जस्ट नीचे स्टमक के नीचे वी हैव टू ड्रॉ द पैनक्रियाज, एंड देन उसके नीचे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन उसके बाद हमें करना है लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ, और जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकलता है दैट इज कॉल्ड एज एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी बचा हुआ वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। सो ऑल द वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू, एक स्फिंक्टर के थ्रू बाहर आ जाता है विच इज कॉल्ड एज एनस। सो बेटा नाउ विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो उसका डायग्राम कई बार आ जाता है। So to make that we have to draw a person who is looking left or right depending on whatever easy you can draw, so that the diagram becomes easy. तो हम एक person का side face बनाएंगे बेटा, okay, and with the side face from the lips we'll make one buccal cavity या oral cavity. lips के सामने हम एक oral cavity draw करेंगे, उसके अंदर if we want we can draw a tongue. Then if we go further जाते हुए हमें क्या बनाना है? esophagus. फिर हमें एक डायफ्राम बनाना है बेटे, और जैसे ही डायफ्राम को वो क्रॉस करेगी इसोफेगस, वी हैव टू मेक अ स्टमक। स्टमक का जो राइट साइड का जो अदरवाइज जो लेफ्ट साइड का कर्व है दैट हैज़ टू बी मोर कर्व्ड, उल्टा सी की तरह बनाना है, एंड दिस कैन कम एज स्लैंटिंग लाइन। इसके जो ऑपोजिट में बेटा हमें बनाना है वो हमें बनाना है अवर लिवर। सो लिवर के अंदर बनाना है एक छोटी सी पॉकेट विच इज गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट कम्स आफ्टर द स्टमक इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक सी बनाएंगे, उसके बाद यू कैन जस्ट रफली कॉइल द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में गैप बन गया है, बच गया है बेटे, वी विल बी मेकिंग द पैनक्रियाज देयर। पैनक्रियाज की एक हेड बनाएंगे और एक टेल बनाएंगे। आगे से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ है वो थोड़ा चौड़ा बनाएंगे, एंड देन द अदर साइड विल बी अ लिटिल थिन, और जो इसके भी सिक्रीशन है वो इसके अंदर आ जाएंगे, इसके भी सिक्रीशन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के आ जाएंगे। आफ्टर नाउ यू हैव ड्रॉन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके चारों तरफ आप एक लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज वो यहाँ से स्टार्ट है, and then this will end, and this ending is called as anus. So this is how you can draw, and then you have to label this diagram very carefully and beautifully in one line on majorly on the right side of your notebook of your answer sheet. Okay, so practice and draw the diagram, otherwise वहाँ पे आपको to after you look into the book you feel कि हमें आता है, but the moment you sit to draw the diagram फिर वो आप नहीं बना पाते हो। Trust me if I say this, आप खुद अपनी बुक को एक बार क्लोज करके आफ्टर यू हैव रेड द डायग्राम कोशिश करो कि सपोज दिस इज माई फाइनल एग्जाम और मुझे एक डायग्राम बनाने को मिल गया है, एंड लेट मी ड्रॉ दिस। So unless you have drawn that diagram in rough notebook 5 or 6 times, you will not be able to draw that in the final exams. So this is all for today. We will be talking about the next life process tomorrow. Thank you so much.